सही, अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। और जो हमारे पास गैसेस लॉ के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ, सही। और चार्ल्स लॉ हमारे पास है इन 1787 फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्वस चार्ल्स, सही, प्रपोज गैशियस लॉ। अब इन्होंने जिन दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन दिया था वो हमारे पास क्या था भाई, नंबर 1 इज वॉल्यूम एंड नंबर 2 इज टेम्परेचर, सही है। अब चूंकि इन्होंने तीनों पैरामीटर्स में से वॉल्यूम, सही है, और प्रेशर, सही है, सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन दिया है ना, तो तीसरा पैरामीटर जो हमारे पास प्रेशर है, सही है, इन्होंने क्या किया है, उसको कांस्टेंट रख दिया, ठीक है भाई। इन्होंने अज्यूम किया कि भाई हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, सही है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन दिया है, सही है। अब इनकी जो स्टेटमेंट है, सही है, क्या नाम है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट तकरीबन बिल्कुल सेम वैसी है, सही है। क्या नाम है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सही। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, सही है, अगर हम उसे बढ़ाते हैं तो फिर वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं भाई, बढ़ाते हैं, सही, तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही। और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही। अब जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई है, सही है ना। अब ये पिस्टन जो है वो ऊपर अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकती है, सही। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अच्छा इसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है, इसके अंदर हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, सही। अब वो गैस मॉलिक्यूल जितना तेजी के साथ यहाँ पे हमारे पास मूव करेंगे, सही, तो वो वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, सही है, वो आपस में भी टकराएंगे। लेकिन चूंकि वॉल्स तो क्या होती है भाई, मूव नहीं कर सकती, सही है। तो जैसे ही वो ऊपर पिस्टन की तरफ मूव करेंगे और वो पिस्टन से टकराएंगे तो उससे क्या होगा कि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, सही। तो ये चीज़ हमने अभी बीच में भी समझी थी कि भाई हमारे पास अगर हम क्या करते हैं कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का मतलब यह है कि वो तेजी के साथ मूव करेंगे, और जब तेजी के साथ मूव करते हुए जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिस्टन से टकराएंगे तो पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या करेंगे, धकेलेंगे, सही। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सही। तो इससे ये देखने को मिलता है कि भाई जो हमारे पास वॉल्यूम है, सही, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, कि भाई हमारे पास जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सही, उतना ही हमारे पास वॉल्यूम भी जो है वो क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। अब इसमें हमारे पास थ्रू आउट क्या रहेगा भाई, प्रेशर जो है, सही, ये हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा जुनैद, वापस से इसको मैं एक दफ़ा जो है रिकॉल कर रहा हूँ, सही, इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो देखें भाई, फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे गैस मौजूद है, सही, इस कंटेनर के अंदर, और इसमें क्या लगी हुई है भाई, पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको जो है हीट करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लास्ट पोस्टुलेट में क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का मतलब ये है कि इनका मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा, सही है, तो ये फास्टली मूव करेंगे, और फास्टली मूव करते हुए जब ये टकराएंगे किसके साथ, पिस्टन के साथ जो कि इसके ऊपर लगी हुई है, सही। तो जैसे ये पिस्टन के साथ टकराएंगे तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू करेंगे, और पिस्टन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएगी। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ आएगी तो इसके दरमियान जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या चीज़ देखी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इससे मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है, और मोशन बढ़ने की वजह से जब वो पिस्टन के साथ टकरा रहे हैं तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, हमारे पास खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो गया, सही। तो इससे हमने ये देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सही। तो इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का मोशन भी कम हो जाएगा, सही है, और जो मॉलिक्यूल्स पिस्टन के साथ टकरा रहे हैं
वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास कम हो जाएंगे और पिस्टन जो है वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे जुनैद? ओके ओके ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी किसी को क्वेश्चन है जल्दी से पूछना है, इन दो इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड आउट कर लें, सही है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें। ओके भाई, एनीवन? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये क्या नाम है, जो चार्ल्स लॉ है, सही है, वो और उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, सही है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ समझी है, हमने ये चीज़ समझी कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है। अब इसमें भी क्या होगा कि भाई जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन है भाई, कांस्टेंट है के, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास कौन है भाई, के है, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। अब टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे वी के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास के। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, सही है। तो चार्ल्स लॉ का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो हमारे पास ये है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है अगर वो कम है तो वॉल्यूम भी कम है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, हमारे पास बढ़ जाता है, सही। तो अब यहाँ पे हम अज्यूम ये करते हैं कि भाई ये जो हमारे पास डायग्राम नंबर 1 है, से ये है हमारे पास इनिशियल स्टेट पे, सही है। अब इनिशियल स्टेट पे आप क्या देख रहे हो कि भाई हमने इसको अभी कम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर भी कम है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा, और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो पिस्टन है वो अभी नीचे है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कम है, और ये वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाएगा, V1। सो इनिशियल टेम्परेचर T1 कम है और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, अब अगर हम इसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही। यानी कि जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है T2, सही है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि जो पिस्टन है वो भी क्या आ गई भाई, ऊपर की तरफ आ गई। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो भी हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। सो इनिशियल टेम्परेचर T1 कम है तो इनिशियल वॉल्यूम V1 भी कम है, और अगर फाइनल टेम्परेचर T2 ज़्यादा है, सही, तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है V2 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे, सही है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर लिखते हैं, सही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई इनिशियल स्टेट, सही। तो इनिशियल स्टेट के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है इसको अगर हम लिखते हैं तो इनिशियल पे हमारे पास वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसी तरीके से अगर हम इसको फाइनल स्टेट के लिए लिखते हैं तो फाइनल स्टेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन किसके बराबर है भाई, के के बराबर है। सो मैथमेटिकली अगर दो इक्वेशन की एक साइड सेम हो जाती है, सही, तो हम उसको क्या कर देते हैं भाई, सही, क्या नाम है, कंपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सही। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ, सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, सही, वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, V1 अपॉन T1, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, V2 अपॉन T2, सही है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सही, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, सही, ये फॉर्मूला हम अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन को एक दफ़ा देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से पूछें, और जिन बच्चों को समझ में आ गया भाई ओके का मैसेज कर दें जल्दी से, चलिए इसको एक दफ़ा देख लें।